हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरोन एकेडमी। सो आज यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लास 12th का केमिस्ट्री पोर्शन। और काफ़ी कंफ्यूजिंग सा माहौल क्रिएट हुआ था। लाइक किसी स्कूल में कुछ हो रहा है, किसी स्कूल में कुछ हो रहा है। तो हमने क्या सोचा है कि भैया हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो हम जब तक ऑनलाइन मोड से पढ़ा रहे हैं तब तक केमिस्ट्री का जो आसान पोर्शन है उसको उठा लेते हैं, देन उसके बाद हम इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के अंदर चले जाएंगे। तो उसके लिए कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होती है, कंसेप्ट्स थोड़े से डीप होते हैं, तो उसके लिए हम ऑफलाइन मोड पर ही निर्भर करेंगे। बट अगर मान लो ये जो लॉकडाउन है, कोविड-19 की प्रॉब्लम है, काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, तो फिर उसके लिए हम ऑनलाइन ही जाएंगे। तो आज का जो क्लास है वो है केमिकल काइनेटिक्स पे। शायद आप लोगों को थोड़ी एनर्जी कम लग रही होगी मेरे अंदर, बिकॉज काफ़ी दिनों से थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ। डरिए मत, वायरस नहीं है। तो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली 12th क्लास का जो चैप्टर है ये 3 नंबर का ही है, ज़्यादा इसकी वेटेज नहीं है। लेकिन इसके जो कुछ कंसेप्ट हैं वो हर जगह पूछे जाते हैं। लाइक आईआईटी में भी इसके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी पे। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम करने क्या क्या वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उससे पहले मैं एक थॉट जो है वो बताना चाहूँगा, जो मैंने अभी पढ़ा था कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। जो कीमती होती है उस चीज़ को पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो ये हमारा एक संघर्ष का दौर चल रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने ड्रीम्स की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाएं। मैं जहाँ भी जिस भी कदम पर आपकी हेल्प कर सकता हूँ, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं अवेलेबल रहूँगा आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो स्टार्टिंग में मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस केमिकल काइनेटिक्स वर्ड का क्या मीनिंग है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो बेसिकली केमिकल यू नो वेरी वेल कि केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, इट मे बी इन अ रिएक्शन और इट मे बी इन एनीथिंग। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है जिसमें एक केमिकल दूसरे केमिकल के अंदर चेंज होता है, ठीक है, तो हम कई बार नोटिस करते हैं ये चेंजेस। जैसे कि अगर मैं रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करूं, तो रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत स्लोली होता है। उसको 3 महीने लग जाते हैं अपना कलर चेंज करने में, ठीक है, रेडिश ब्राउन होने में। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि आप लोगों को मैंने जादू दिखाया था आपके स्कूल में। अगर मैं सोडियम को, ओपन सोडियम को वाटर में डाल दूं तो होगा क्या, ये जो है NaOH बना लेगा। और लेकिन NaOH तो बनाएगा ही, साथ में जो बर्निंग फायर जैसा माहौल बन जाता है, वहाँ पर आग लग जाती है पानी के ऊपर, वो एकदम से सडनली सब कुछ हो जाता है। तो यानी कि जो ये चेंज होगा ये बहुत फास्ट होगा। तो यहाँ पर मैं समझाने वाला क्या था कि कुछ केमिकल्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर वो सडनली चेंज हो जाते हैं, कुछ सडनली चेंज नहीं होते। ओके, तो यही केमिकल चेंज कि कोई केमिकल कितना स्लोली होगा, कोई केमिकल कितना फास्टली होगा, वो जो रेट है चेंज होने का, जो चेंज होने का जो रेट है, वो रेट उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि कोई केमिकल कितनी जल्दी चेंज हो सकता है, कोई केमिकल कितनी जल्दी रिएक्ट हो सकता है, कितनी जल्दी रिएक्ट नहीं हो सकता। वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और इस रेट को डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं, लाइक कैटालिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन वगैरह वगैरह। वो जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं और कैसे प्रभाव करेंगे इस रेट पर, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा मॉलिक्युलैरिटी एक वर्ड आएगा आप लोगों के यहाँ पे। तो मॉलिक्युलैरिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे सीक्वेंस वाइज। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्यारा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ पर सिंपल सी एक डेफिनेशन यहाँ बताई गई है कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो ये तो राम कथा मैंने बताई दी कि केमिकल काइनेटिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के साथ एंड द फैक्टर विच अफेक्ट द रिएक्शन रेट्स। यानी कि जो रेट है केमिकल रिएक्शन का, जो रेट है उसके साथ वो डील करेगी और साथ ही साथ उस रेट
को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करने वाले हैं उसके साथ वो डील करेगी। तो रिएक्शन रेट से पहले हमें एक बात समझनी होगी, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ रिएक्शन। सो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो हमारी कई प्रकार की हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द रेट। तो रिएक्शन का जो रेट है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है स्लो रिएक्शन हो सकती हैं, जो हमारी रिएक्शन हो सकती हैं वो फास्ट रिएक्शन हो सकती हैं, और जो रिएक्शन है वो मॉडरेट रिएक्शन भी हो सकती है, इट मे बी मॉडरेट रेट। तो ये 3 प्रकार का जो रेट है ये हमें देखना होता है। तो हम किसी रिएक्शन को स्लो कब कहेंगे, जब उसके होने का जो टाइम है मोर देन 24 आवर्स होगा, यानी कि 24 आवर्स अगर होगा, 24 आवर्स से ज़्यादा होगा तो वो स्लो रिएक्शन के अंदर कहलाएगी। वो है वैसे तो जो रिएक्शन 2 या 3 घंटे में होती है हम उसको भी स्लो ही मान लेते हैं। फास्ट रिएक्शन जो इंस्टेंटेनियसली हो जाएगी विद इन अ फ्यू सेकंड्स उसको हम फास्ट रिएक्शन कहेंगे। विद इन अ फ्यू मिनट वाली को भी हम फास्ट रिएक्शन कह देते हैं, यानी कि फ्यू सेकंड्स से लेके फ्यू मिनट्स जो टाइम ले वो हमारी फास्ट रिएक्शन में आएगी। और जो इन दोनों के बीच का टाइम लेगी, मीन्स भाई 2 घंटे 3 घंटे, तो उसको मॉडरेट रिएक्शन कहेंगे। इसके अंदर देखिए मैंने अभी अभी एक एग्जांपल दिया था रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमारा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये एग्जांपल हो जाएगा किस चीज़ का, स्लो रिएक्शन का हो जाएगा। फास्ट रिएक्शन में मैंने अभी आपको एक बात बताई, फास्ट रिएक्शन में सोडियम प्लस वाटर इट विल गिव NaOH। तो ये जो रिएक्शन है ये वेरी फास्ट है, इसमें प्लस में एनर्जी यानी कि एनर्जी तक निकलती है। तो ये एनर्जी क्यों निकली, कैसे निकली, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये फास्ट क्यों होता है, ये स्लो क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देन उसके बाद बच्चों रेट जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो बेसिकली रेट है इट इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। देखिए रेट का मतलब अगर कहीं पर आ जाए, रेट जहाँ कहीं भी आ जाए तो समझ जाओ कि टाइम तो वहाँ पर है भैया, ठीक है। टाइम के साथ हम डील कर रहे हैं उस चीज़ को, जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इट विल गिव स्पीड। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज गिव केमिकल रेट। ओके, सो इट इज़ नॉन एज केमिकल रेट। सिम्बॉलिकली वी कैन से दैट, अगर हम रेट को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो कंसंट्रेशन को तुम जानते हो कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं। वी डिनोट दी कंसंट्रेशन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो जो भी एलिमेंट हमने लिया है, जो भी केमिकल हमने लिया है वो हम यहाँ लिख देंगे, ये तो हो गई उसकी कंसंट्रेशन। और डेल्टा से हम उसके चेंज को, यानी कि जो ये वर्ड हमने लिखा है चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे आ जाएगा टाइम। सो दिस इज़ द way to represent a rate. Now rate can be represent in two way. Rate can be represent in terms of reactant और in terms of product. तो रेट को हम 2 टर्म्स में लिख सकते हैं, या तो रिएक्टेंट के टर्म्स में या फिर प्रोडक्ट के टर्म्स में। तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या अंतर रहता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्टेंट था जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो रिएक्टेंट है ऑब्वियस सी बात है ये डिकम्पोज होगा, यानी कि टूटेगा, तभी तो भैया ये बनेगा, एंड इट विल प्रोड्यूस। तो ये हम कह सकते हैं इट इज़ द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, एंड ये हम कह सकते हैं इट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब हम डिकम्पोजिशन की टर्म्स में रेट को रिप्रेजेंट करेंगे देन इट विल रिप्रेजेंट एज डेल्टा ए अपॉन delta t. Next we have rate delta b upon delta t.
नाउ हेयर जो नेगेटिव साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो कंसंट्रेशन है ये डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि ये जो कंसंट्रेशन है ये बढ़ रही है। लेकिन क्योंकि रिएक्शन में रिएक्टेंट का कम होना और प्रोडक्ट का बनना ये दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली चलती हैं, इसीलिए ये दोनों रेट बराबर होंगे। बोथ रेट्स आर इक्वल। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन। इस बात को ध्यान रखें। इसके अलावा ये जो रेट है इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये मैं आगे अभी इस चैप्टर के अंदर बताऊंगा। तो हम आ गए हैं कि हमारा जो रिएक्शन का जो रेट है वो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेट जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सॉरी, आज थोड़ी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो आपको ये खांसी वासी की आवाज़ आ ही रही होगी। डरना मत, मोबाइल की वजह से या लैपटॉप की वजह से कोरोना नहीं हो रहा। तो रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन टाइम। मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी समझा लिया है कि अगर कोई रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो अगर हम उसको डिकम्पोजिशन के टर्म्स में देखना चाहें तो वो होगा इस प्रकार से, और अगर हम उसको फॉर्मेशन की टर्म्स में देखना चाहें तो वो होगा इस प्रकार से। यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर ए डिक्रीज़ हो रहा था, इसलिए ए नेगेटिव है। यहाँ पर हमने एक चीज़ बात जो है वो थोड़ा सा ना विजुअल वे में समझा रखा है कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे जो रिएक्टेंट ए हैं वो सारे अभी ब्लैक कलर के हैं। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, देखिए ऊपर जो है क्लॉक मूव कर रही है, तो जो बी है वो रेड कलर का बनता जा रहा है। और धीरे धीरे हम नोटिस करेंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा ऑलमोस्ट सभी जो रिएक्टेंट हैं वो बी में कन्वर्ट हो गए। तो हमारा जो ब्लैक बीड्स हैं यानी कि जो ए हैं वो कन्वर्ट हो गए रेड बीड्स में, और जिस रेट से वो कन्वर्ट हुए हैं उसको हम कहते हैं केमिकल रेट या रिएक्शन रेट। जिस रेट से ब्लैक बीड्स डिकम्पोज हुए हैं उसको डिकम्पोजिशन रेट कहेंगे, और जिस रेट से रेड बीड फॉर्मेशन हुई है उसे हम फॉर्मेशन रेट कहेंगे। ऑल दो बोथ आर इक्वल, ये दोनों ही इक्वल हैं। लेकिन इस ग्राफ के अंदर बच्चों बहुत से पॉइंट्स हैं जो आपको समझने होंगे कि ये पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ दिस पॉइंट इंडिकेट्स, और अगर मान लो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएं तो व्हाट इट इंडिकेट्स। ये सारी बातें हम आगे समझेंगे। कब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, कुछ सर्टेन ग्राफ्स ऐसे होंगे जहाँ पर ये कभी मिलेंगे ही नहीं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कभी मिलेंगे नहीं, तो क्या ये रिएक्शन नहीं होगी? जी होगी। ठीक है, ऐसा भी हम देखेंगे कि कब ये मिलेंगे कब ये नहीं मिलेंगे, तो ये सारी बातें आपको ध्यान से देखनी है। देन उसके बाद हम रेट एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे कि कैसे ये रेट एक्सप्रेशन आया। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन ली, रिएक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं एक्स एंड वाई, एंड राइट हैंड साइड में मेरे पास एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई डैट इज़ जेड। तो मैं यहाँ पर अगर कहूँ कि एक्सप्रेस द रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पर मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं, तो मतलब जो डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो इस पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब है जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, यानी कि दिस इज़ डिकम्पोजिशन रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ, बट द रेट ऑफ फॉर्मेशन is directly proportional to concentration of Z only. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं टू टाइप्स ऑफ रेट, मतलब कि रेट जो है वो दो प्रकार से निकाला जा सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल बच्चों कि आप कार में कहीं जा रहे हैं तो आपकी एवरेज स्पीड भी हो सकती है और आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हो सकती है। एवरेज स्पीड कब होगी? जब आप टोटल इंटरवल जो आपने स्पेंड किया है ड्यूरिंग योर जर्नी उसको ले लेंगे, और जब वो और जो डिफरेंट टाइप की जो स्पीड आपने यूज़ की हैं, मतलब डिफरेंट स्पीड्स जो आपने यूज़ की हैं ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, जब वो ले लेंगे तो वो आपकी एवरेज जो है स्पीड कहलाएगी। सिमिलरली
अगर आप इंस्टंटेनियस स्पीड निकालना चाहते हैं किसी भी टाइम पे, तो उसके लिए आप पर्टिकुलर टाइम पे जो आपका स्पीडोमीटर है उसमें आप देखेंगे तो वो आपकी इंस्टंटेनियस स्पीड कहलाएगी। इसी प्रकार से जब हम केमिकल रेट की बात करते हैं तो वो भी दो प्रकार का हो जाता है, एवरेज रेट एंड इंस्टंटेनियस रेट। जो एवरेज रेट है जिसमें हम टोटल जो हमारा टाइम है, जब टोटल टाइम हम ले लेते हैं तो वो हमारा एवरेज रेट कहलाएगा। एंड पर्टिकुलर टाइम पे जब हम रेट को मेज़र करते हैं तो वो हमारा इंस्टंटेनियस रेट कहलाएगा। सो एवरेज रेट अगर मैं बात करूं, डैट इज़ आर एवरेज, तो वो हमारा क्या होगा, डैट इज़ द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इट मे बी फाइनल, माइनस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फाइनल कंसंट्रेशन हम कह सकते हैं कि हमारा T2 टाइम पे था, यानी कि जो फाइनल टाइम था, और T1 टाइम पर हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन था। तो इससे हमारा जो है आर एवरेज निकलेगा। ये हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो मैं यहाँ पर एन साइन डिनोट कर देता हूँ। एट एनी इंस्टेंट निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डेल्टा टी। सर ये तो वही एक्सप्रेशन है जो पहले बताया था, यस, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, डेट इज़ स्लोप। स्लोप का मतलब क्या है, देखिए मैंने अभी आपको एक ग्राफ बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर है कंसंट्रेशन और यहाँ पर है टाइम, और जब हम रेट निकालने की कोशिश करते हैं तो मान लीजिए ये तो है रेट ऑफ फॉर्मेशन और ये है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मुझे रेट निकालना है तो मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे अपना रेट निकालना चाहता हूँ, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेरे पास टाइम ये है, तो उस केस में जो भी यहाँ पर स्लोप बनेगा, वट एवर द स्लोप इज़ फॉर्म्ड एट दिस कर्व एट दिस पॉइंट इज़ माई इंस्टेंटेनियस रेट। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी ये निकाल सकता था, तो ये स्लोप ऐसा हो जाएगा एंड इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल आएगी, जस्ट साइन का ही डिफरेंस होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की कम होती है इसलिए वहाँ पे नेगेटिव स्लोप आएगा, कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट की बढ़ती है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट किसे कहते हैं। तो हम आगे चलते हैं। सो गाइज दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा, रिप्रेजेंट द रेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इस प्रकार से इक्वेशन दी जा सकती है, तो आपको करना क्या है, जस्ट रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड जो है रेट को आप एक्सप्रेस कर सकते हो जैसा कि मैंने बताया। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट के अंदर। व्हेन वी रिप्रेजेंट द रेट देन इट इज़ इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में चेंज इन टाइम, यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन आएगा। अगर हम इसको हाइड्रोजन के लिए एक्सप्रेस करें देन रेट इज़ इक्वल टू 1/3, यस, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में चेंज इन टाइम। और अगर मैं इसको अमोनिया के लिए रिप्रेजेंट करूं देन रेट इज़ इक्वल टू 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन में टाइम। सो बेसिकली आपको याद क्या करना है, अगर आपको ऐसे इक्वेशन से रेट को निकालने के लिए कहा जाए तो आप जस्ट कोफिशिएंट्स जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड करेंगे, जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन को एंड डिवाइड बाय टाइम। इससे आपका रेट आ जाएगा, या रेट को आप एक्सप्रेस कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जहाँ रिएक्टेंट की बात होगी वहाँ पर हम नेगेटिव साइन इंडिकेट करेंगे और जहाँ हम प्रोडक्ट की बात करेंगे वहाँ पर हम पॉजिटिव साइन इंडिकेट करेंगे। सो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम एक एग्जांपल से इसको फिर से करते हैं और मैं आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और आप खुद देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। सो गाइस दिस इज़ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। हमें
एक रिएक्शन गिवन है डेट इज़ 2N2O5 गिव राइज टू 4NO2 प्लस O2। हमें इस रिएक्शन का रेट बताना है, कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट के सामने जो है नेगेटिव साइन होना चाहिए, बट यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये ऑप्शन गलत है। जो कोफिशिएंट होते हैं, जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं वो डिवाइड में आने चाहिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और 4 जो है ये भी मल्टीप्लाई में है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो वैसे तो अगर हम रॉन्ग ऑप्शंस को रिमूव कर दें तो ये तीनों ऑप्शंस रिमूव हो चुके हैं, हमारा अल्टीमेटली आंसर यही आ गया है। ऑल्दो अगर हम इसको जस्टिफाई करें तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर डिवाइड में है, दूसरा यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, डेट्स वाई यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो आवर आंसर इज़ सी। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो आज जो हमने सीखा है कि रेट क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, रेट को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, ये सब बातें अभी तक के जो लेक्चर में हमने सीखी हैं। अगर अभी तक के लेक्चर में अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और पूछ सकते हैं कोई भी चीज़। सेकेंडली मैं इसके नोट्स अभी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा थोड़ी देर के अंदर, आप यहाँ तक प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए। कल हम इस चैप्टर को थोड़ा सा और लंबा खींचेंगे और कल मैं इस चैप्टर को फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक लेके जाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप सेफ, थैंक यू।